नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 के अध्याय 5 और कक्षा 8 के अध्याय 3 में घात और घातांक पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज कक्षा 8 के अध्याय 3 जो है घात और घातांक, उसमें जो प्रश्नावली 3.2 हैं उनके जो शेष बचे हैं उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। इस प्रश्नावली को करने के बाद हमारे जो घात और घातांक से संबंधित जो रिट में जो चैप्टर आपके दिया हुआ है उसके सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करें, इससे संबंधित अन्य आपके गाइड में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से हल करें। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको उस प्रश्नों को करने में कोई समस्या आएगी, किसी भी प्रकार के आपको व्यवधान होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रश्न ऐसे लगे जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये थोड़े से अलग स्तर के हैं या कुछ अलग तरह से दिए हुए हैं और उसको करने में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो उसके समस्या का समाधान मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 3.2 को पूरा कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न दिया हुआ है हमें मान ज्ञात करें। क्या करना है हमें, इनमें मान ज्ञात करना। हमने पिछले जो वीडियो उन सभी में अभी तक हमने जो प्रश्न किए थे वो घातांक के जो मूलभूत जो आधारभूत नियम थे उन नियमों पर आधारित होकर हमने प्रश्न किए थे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में हमारे कहीं भी घात जो है माइनस वाली नहीं थी। ये जो प्रश्नावली है 3.2, इसमें आपको अधिकांश जो प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर घात ऋणात्मक होगी, उन ऋणात्मक घातों को हमें क्या करना है, पहले सामान्यतः उनको धनात्मक घात में हम उनको बदलेंगे और उसके बाद में जिस तरह से हमने पूर्व में जो प्रश्न किए बहुत सारे उन्हीं प्रश्नों की तरह इनको भी अपन हल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार पुनः उनका दौरान कर लेते हैं, क्योंकि कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो शायद नए अभी इस चैनल से जुड़े हैं। तो पहले तो उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो आपको भविष्य में मिलेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जो अच्छे जो वीडियो हैं उनसे आप वंचित नहीं रहेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है वो घातांक के जो मूलभूत जो आधारभूत जो 3 नियम थे उन नियमों के बारे में हमने चर्चा की थी। यानी कहीं भी जब आधार समान हो और उनकी जो अलग अलग घातें हो तो अगर वो गुणा में है तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं। इसी तरह से अगर समान आधार है और भिन्न भिन्न घातें हैं और अगर उन बीच में भाग का निशान है तो घातों को घटाया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो आधारभूत नियम था, अगर किसी आधार के ऊपर घात है और उसके ऊपर पुनः घात दी हुई है, यानी घात के ऊपर घात दी हुई है, तो हम घातों का गुणा करते हैं। ये 3 जो आधारभूत नियम थे, इन्हीं नियमों पर आधारित होकर हमने पिछले 2 या 3 वीडियो में हमने ये प्रश्न हल किए हैं। तो अगर आप अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही आपको उससे अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये जो 3 आधारभूत नियम है, इन नियमों का हमें इसमें भी उपयोग तो करना पड़ेगा। साथ ही इसमें जो हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो हमें जो पड़ेगी वो हम जो ऋणात्मक जो घातें हैं उन घातों को हम धनात्मक में कैसे बदले। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया तो है, अगर आप भूल गए तो एक बार पुनः देख लें। अगर किसी आधार है और उसकी अगर ऋणात्मक घात है तो उसको हम प्लस में कैसे बदलेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/, करके लिख देंगे। तो ये घात जो बन जाएगी कैसे बन जाएगी, प्लस में। ये तो एक पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका, अगर मान लो इस तरह से भिन्न के रूप में संख्या लिखी हुई है और उस पूरे की घात अगर माइनस में दी हुई है तो इसको प्लस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंश है उसको तो हम बना देंगे हर, और जो हर है उसको क्या बना देंगे हम, अंश। तो इसकी जो घात है वो प्लस में बन जाएगी। जैसे यहाँ प्रश्न में बहुत सारे दी हुई, जैसे यहाँ पर भी देखिए ऐसे दी हुई है, यहाँ पर भी है, तो हमें ये नियम लगाना पड़ेगा। तो 2 तरह से हम माइनस में जो संख्या है उसको हम प्लस में बदल सकते हैं। और तीसरे जो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, अगर किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है। ये जो नियम है इन नियमों का हम उपयोग करते हुए ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 भाग 6 की घात -1। तो अब यहाँ पर ये जो -1 में जो घातें दी हुई है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो घातें माइनस में इनको हम प्लस में बदलेंगे। ठीक है। तो प्लस में बदलने के लिए क्या कहा था मैंने, अगर कहीं आधार सीधा दिया उसकी घात माइनस में, हम इसको 1/, करके लिख देंगे। तो इसको हमने लिख दिया 1/5 की घात 1। ये -1 था तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1। इसी तरह से ये 2 की घात -1 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1/2 की घात 1। ये तो हो गए प्लस में। चलिए अब ये भाग का निशान, यहाँ पर क्या है, 6 की घात -1 है तो इसको भी हम लिख देंगे 1/6 की घात 1। पहला काम हमने क्या कर दिया, घात को बदल दिया हमने प्लस में। चलिए अब हम इस एक बार इनका मान लिख दें, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखें मान ही ज्ञात करना है, तो आंसर लाना है, तो हमें इन्हें घातों के जोड़ने या घटाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। हम इसको विस्तार रूप में लिख देते। 5 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5, और 1/2 की घात 1 का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है। और इधर 1/6 की घात 1 का मतलब हो गया 6। अब हम क्या करेंगे,
ये भाग का निशान दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, पहले कोष्टक में गुणा है, तो पहले कोष्टक का आंसर लाएंगे हम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 दूनी कितने हो गए 10, और ये भाग है 1/6। अब इसको 1/10 भाग की जगह क्या कर देंगे हम, गुणा, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम। अब इसको काट दो, 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6, कितने हो गए 3/5। ये आ गया इसका आंसर। चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो है 5/6 की घात 6 गुणा में है 5/6 की घात -4। ठीक, अब इस प्रश्न को करने का पहला तरीका तो ये होगा, क्योंकि इनके आधार समान है और बीच में निशान किसका है, गुणा का, तो हम इन घातों को अगर जोड़ दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 5/6 की घात, इनको जोड़ो, 6 प्लस ये -4 जोड़ने। कैसे जोड़ेंगे इसको, 5/6 और ये हो गए 6, यहाँ पर प्लस माइनस -4, यानी हो गए 5/6 की घात कितनी हो गई 2। 5/6 की घात 2 का अर्थ क्या होगा, 5/6 को हम 2 बार गुणा कर देते हैं। 5/6 गुणा 5/6 कितने हो गए, ये 5 का 5 से गुणा कर दिया 25 और 6 का 6 से गुणा कर दिया 36। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, कौन सा, जब हमें दोनों के आधार समान दिख रहे हैं तो हम इन घातों को सीधा जोड़ के भी इसको हल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे घातांक नियम याद नहीं है, तो इसको अपन सीधा कैसे करें, तो इसका जो दूसरा जो तरीका है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये है 5/6 की घात कितनी है 6, और मेरे दिमाग में पहले ये आ रहा है, नहीं पहले तो मुझे ये माइनस की घात है, इसको हमको किस में बदलना है, प्लस में। तो प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब घात पूरे की माइनस है तो हम इसको अंश और हर को आपस में बदल देते, इसकी जगह हम लिख देंगे 6/5। तो ये घात बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, प्लस में बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको विस्तार रूप में लिख दो। जैसे 5/6, इसको कितनी बार लिखना है, 6 बार, तो इसको हम 6 बार लिख देते हैं। 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 और गुणा 5/6। ठीक है, हो गया 6 बार, और इसको लिखना है हमें 4 बार। तो ये 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 और गुणा 6/5। ठीक है, तो इस 6 से 6 कट गए, इस 6 से ये 6, इस 6 से ये 6 एक बार, ये 6 से ये 6 एक बार। ठीक है, तो हो गए सब एक बार। इधर 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5 और इस 5 से ये 5। तो क्या बच गए, वही ऊपर तो देखो 5 और 5 दो बार हो गए, 5 25 और 6 का 6 से कर दिया 36। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसको विस्तार करने में अपन को समय अधिक लगेगा। तो अगर हमें ये दिखते हैं, चाहे वो घात माइनस में है, अगर आधार उनके समान है, तो हम सीधा भी जोड़ के उनके आंसर जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 5/8 की घात दी हुई है -2, और गुणा में दिया हुआ है 8/5 की घात -5। ठीक है, तो पहला तरीका तो अपन क्या कर दे, दोनों का आधार तो समान नहीं है, तो हम या तो एक काम करें, दोनों को आधार को समान कर दे, इसको अपन उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8/5 की घात कितनी हो जाएगी, -2, तो ये हो जाएगी +2, और ये भी इसका आधार समान हो गया। 8/5 की घात कितनी है, -5। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम 8/5 की घात को जोड़ दो 2, और प्लस है कितने जोड़ने, -5, कितने हो गए, 8/5 की घात हो गई, ये कितने हो गई, -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घात माइनस में आ रही है, इसको पुनः अपन उल्टा कर दो, ये हो जाएंगे 5/8 की घात 3। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें इसको विस्तार रूप में लिखना पड़ेगा। ये 5/8 गुणा 5/8 गुणा 5/8, और इनका गुणा कर दो, 5 का 5 से गुणा किया 25, और 25 का 5 से गुणा कर दिया 125, 8 का 8 से गुणा कर दिया 64, 64 का 8 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, ये देखो 8 चौके 32, 3 8 6 48 और 3 51, कितने हो गए 512। ठीक है, और दूसरा तरीका वही जो मैंने पहले बताया था, किस तरह से, पहले हम दोनों को प्लस में बदल सकते हैं और फिर दोनों को विस्तार करके जिस तरह से अपन पहले प्रश्न में काट के किए थे, उसी तरह से अभी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, चौथा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 5/9 की घात -2, गुणा में दिया हुआ है 3/5 की घात -3, और साथ में दिया हुआ है 3/5 की घात 0। ठीक है, तो पहला तो हम सबसे पहले तो क्या इनको प्लस बना देते हैं, ये तो हो जाएंगे 9/5 की घात 2, इसको भी हम उल्टा कर दो, 5/3 की घात कितनी हो गई 3, और किसी के भी अगर घात 0 हो तो इसका तो मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका कर दो विस्तार, ये 9/5 है, इसको तो हम लिख देते हैं 2 बार, और ये 5/3 है, इसको कितनी बार
3 बार, तो ये 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 का 9 से 3 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, वापस 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तब ऊपर तो देखो संख्या कौन सी बची है, एक तो बचा 3 और एक 5, तो 3 पंजे कितने हो गए, ये तो 15 और आधार में 1, यानी कितना आ गया इसका आंसर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका प्रश्न दूसरा जो है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो लिखा हुआ है सरल कीजिए। क्या करना है, ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको हमें सरल करना है। तो पहला जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है 16 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4, ठीक है। देखने को तो बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है जैसे पहले थे, केवल इतना ही फर्क है, इनमें जो घात दी हुई वो कैसे दी हुई है, माइनस में। तो सबसे पहले जो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप हल करें तो सबसे पहला काम यही करें, ये जो घातांक जो माइनस में दिए हुए हैं इसको आप पहले सीधे इसको धनात्मक घातांक में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, जैसे ये घात ऊपर है, देखिए पहले इसके ऊपर 2 भाग कर देते हैं, पहले तो वो घात लिखते हैं जिसके कोई निशान बदलने ही नहीं है। जैसे यहाँ 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 ये तो पहले से प्लस में, इसको तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो 16 की घात -1 है इसको क्या करना पड़ेगा, अंश की जगह हम इसको अगर हर में लिखे तो ये प्लस में बन जाएगा, तो इसको तो हमने नीचे लिख दिया, तो ये हो गया 16 की घात 1, ठीक है। अब ये 2 की घात 4 जो है ये माइनस में है नीचे हर में, तो इसको हम अंश में अगर लिख दें तो ये हो जाएगी 2 की घात 4, बदल जाइए। ये हमको काम सबसे पहले करना। अब करने के बाद फिर तो वही काम जो हम हमेशा किया था पिछले प्रश्नों में, ये तो है 5 की घात 3, ये कितनी है 2 की घात 4 और 16 को पहले घातों में बदल दो, कितनी हो जाएगी 16 की जगह पहले अवधि गुणनखंड कर लोगे, याद नहीं हो तो 8 बार, वापस 2 का भाग 4 बार, वापस 2 का भाग 2 बार, वापस 2 का भाग 1 बार, कितनी हो जाएगी 2 की घात 4। तो 16 की जगह हमने लिख दिया 2 की घात 4 और ऊपर घात कितने दिखी हुई है 1, ठीक है। तब इसको क्या करना है ये तो हो गया कितनी 5 की घात 3 और गुणा में है ये 2 की घात 4 और नीचे में कितनी होगी 2 की घात 4 कम 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो हमेशा करते हैं, ये घातें भिन्न में है तो इसको क्या करेंगे हम माइनस कर दो, भाग में है तो ये तो 5 की घात 3, 2 की घात कितनी होगी 4 - 4, यानी ये हो गए 5 की घात 3 और 2 की घात 0, तो 2 की घात 0 का अर्थ क्या होगा 1, यानी ये हो गए 5 की घात 3, ठीक है। तो प्रश्न में हो सकता है आपके जो आंसर दिए हुए वो अगर घात में दिए हुए हो तो ये 5 की घात 3 जो लिखा है ये आपका आंसर हो जाएगा, और अगर वहाँ मान दिया हुआ है तो फिर हम इसको थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे इस तरह से, और 5 पर का 5 से गुणा कर दिया 25 और 25 का 5 से गुणा कर देंगे 125, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जब आप इसका दूसरा प्रश्न जब अपन हल करेंगे तो आपके दिमाग में इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं ये प्रश्न अपन को कैसे करना है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इसका वो ये दिया हुआ है 25 गुणा p की घात है -4, नीचे लिखे हुए हैं 5 की घात -3 गुणा 5, केवल 5 लिखा है तो अपन क्या करेंगे 5 की घात 1 लिख दो उसको, ताकि कंफ्यूजन बाद में भी नहीं रहे, और ये t की घात है -8, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर भी मैं ऋणात्मक घाते हैं उनको हम पहले प्लस में बदल दो। देखो पहले 25 है तो 25 तो कैसे संख्या है, केवल एक भाज्य संख्या लिखे हुए, इसको हम घात में बदल दो, कितनी जगह तो 5 की घात 2, माइनस तो है नहीं, इसको जगह पे रहने दो। अब ये t की घात -4 है, उसको हम कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे ले लो इसको, तो ये तो हो गया t की घात 4। अब देखो यहाँ देखो 5 की घात है -3, तो ये हर में दिया हुआ है तो इसको हमें अंश में लाओ, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 की घात 3, फिर 5 की घात 1, ये तो पहले से प्लस में ही है तो इसको यही रहने दो, और t की घात -8 है तो इसको भी हम क्या करेंगे अंश में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा t की घात 8, ठीक है। और सारी घातें कैसे हो गए प्लस में हो गई। अब हम इसको क्या करना है, सबसे पहले अगर घातें जुड़ती है उनको जोड़ लो, जैसे 5 की घात और 5 के दोनों आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 5 की घात 3 और 2 कितने हो गए 5, यहाँ t की घात कितनी दी हुई है 8 और भाग में नीचे दी हुई है t की घात 4, तो क्या करेंगे हम घातों को घटा देंगे, तो 8 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितने हो जाए 4, और अब नीचे क्या बचा है 5 की घात 1, ठीक है। तो हम अगर चाहते तो इन दोनों का पहले प्लस कर देते हैं और इसको माइनस करते तो भी अपने आंसर आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, एक लाइन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 5 की घात कितने हो जाएंगे 5 में से 1 माइनस कर दिया, यानी 5 की घात 4 और t की घात भी कितनी आ गई 4। अब अपन ने एक नियम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अगर आधार अलग अलग है और उनके अगर घात समान है तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ इस तरह से कॉमन घात बना के हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5t की घात 4। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका वो दिया हुआ है 6 की घात 3 गुणा 7 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 और बट्टा में दिया हुआ है 4 की घात 3 गुणा 9 की घात 2 गुणा 16। अब इस प्रश्न में कहीं भी माइनस वाली घात तो नहीं है हमारे पास, तो हमें ये तो काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ऐसे जो प्रश्न आए जो बिल्कुल सामान्य से दिखे हैं, अब उसमें देखिए दो तरह की जो मुझे चीजें दिख रही है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर केवल 16 लिखे हुए हैं और एक जो बाकी जो आधार जो दिए हुए हैं जैसे 6 है, 8 है, ये 4 है या 9। अब इन्हें क्या करना है हमें, जब प्रश्न इस तरह से हमें मिले जहाँ कोई हमें समान आधार नहीं दिखे, तो ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले इन्हें अभाज्य आधार में बदल दीजिए। अभाज्य आधार कौन कौन से, जो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं अपन, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की जो अभाज्य संख्या है उन संख्याओं के आधार में हम इनको बदल देते हैं। ठीक है, अब कैसे बदलेंगे, जैसे पहले 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएंगे, 6 को 2 से भाग दिया 3 बार, 3 का 3 में भाग दिया 1 बार। इस 6 की जगह हमें क्या लिखना है, 2 गुणा 3। अब देखो ध्यान रखना, परीक्षा में हमें इतना समय नहीं मिलेगा हम इसको अलग अलग लिखें, तो हम सीधा क्या करेंगे 2 गुणा 3 लिखेंगे, दोनों के ऊपर घात हम 3 लगा देंगे। ये तो देखो 2 गुणा 3 ये तो किसके 6 के भाग हो गए और ये जो घात 3 है जो हम दोनों जगह लगा दिए तो हो गए 6 के। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो। अब 7 तो पहले से अभाज्य संख्या है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे क्या है 8, तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 2 का भाग 4 बार, वापिस 2 का भाग 2 बार और वापिस 2 का भाग 1 बार, यानी कितनी बन गई है 2 की घात 3। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 की घात 3 और ये ऊपर घात कितनी दी हुई है 5, इसको हम ऐसे लिखें। इसी तरह से 4 के कितना हो जाएगा 2 की घात 2 और ये ऊपर घात है 3। 9 है, 9 कितना हो गया 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2 और इसके ऊपर जो घात दी हुई वो 2 और 16 जो होंगे 16 के लिए क्या होंगे 2 की घात 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार तो पहले जो घातें जो दी हुई है इनको अपन एक बार सिंगल घातों में बदल देते हैं। ये तो हो गया देखो 2 की घात 3 गुणा ये 3 की घात 3, ये हो गए 7 की घात 4 और ये 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 का 5 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और नीचे देखो ये 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, ये 3 की घात कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 और ये 2 की घात 4। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जो बहुत सारे आधार दिख रहे हैं हम एक आधार को एक ही बार हम इसको जोड़ के पूरा लिख देते हैं। जैसे ऊपर पहले देखो ये 2 की आधार है, ये भी 2 के आधार है, तो इन दोनों को जोड़ दो क्यों गुणा में ही है, तो घातें कितनी हो जाएगी 2 की घात 3 तो यहाँ और 15 और 3 कितनी होगी 2 की घात 18। ठीक है, और देखो 3 की घात ऊपर एक ही बार है, इसको हम एक बार लिख देते। 3 की घात कितनी दी हुई है 3 और 7 की घात भी कितनी दी हुई है 4। ठीक है, ये तो कहाँ लिख दिया हमने अंश में। अब हर में देखो, हर में भी ये देखो 2 के आधार और 2 के आधार 2 बार दिए हुए, तो इन घातों को अपन पहले जोड़ दो, कितने हो जाएंगे ये 6 और ये 4 कितने होगी 2 की घात 10 और 3 की घात कितनी होगी 4। ठीक है, अब ये दोनों भाग में हैं तो घातों को घटा देते हैं अपन, कितना हो जाएगी 2 की घात 18 में से 10 माइनस कर दिए 8, 3 की घात कितनी हो जाएगी 3 की में से 4 माइनस कर दो। अब जैसे या तो इसकी जगह आप -1 लिखो और ये कितने होगी 7 की घात 4। ठीक है, अब इस माइनस वाली घात को अगर प्लस में बदलना है तो क्या करते हैं, इसको हम वापस भिन्न में लिख देते हैं। तो 2 की घात 8 और 7 की घात 4 ऊपर रह जाएगी और ये 3 की घात 1 नीचे रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इतना बड़ा जो 2 की घात 8 है और 7 की घात 4 है तो इतना बड़ा, तो इसका विस्तार रूप शायद आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसी तरह से आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अगले जो 3 प्रश्न जो है, इसमें 3 प्रश्न और दिए, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सामान्य से प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको आप घर पे अभ्यास करें। फिर भी कोई समस्या है तो जैसा मैंने पहले भी कहा है आप कमेंट्स में लिखें। अगर फिर भी आपको लगता है कि कमेंट्स के द्वारा हमारा समाधान नहीं हो सकता तो नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रहा हूं, तो उससे आप व्हाट्सएप करके भी अपना समाधान मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। इन प्रश्नों में हमें क्या किया है, दोनों तरफ आधार दिए हुए हैं, उनकी घातें भी दी हुई है और उनके ऊपर जो घात दी हुई है वहाँ पर हमें कहीं भी x लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न से ही अपन समझते हैं। इसका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है 4/3 की घात -4 गुणा 4/3 की घात -5 और 4/3 की घात है -3x। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, इस x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में पहला काम तो हम ये करें, जैसे ये माइनस में लिखे हुए हैं
तो इनको हम क्या करते हैं, प्लस में बदल देते हैं। जैसे इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 दूसरा, इसको भी हमने ऐसे चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3/4 और इसको भी हमने चेंज कर दिया तो 3/4 कितनी हो गई, 3x। ठीक है, अब पहला काम तो वही, समान आधार है तो क्या करेंगे, घातों को एक बार जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3/4 कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9, और इधर लिखा हुआ है 3/4 है 3x। अब जो ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें देखिए आधार तो आपको समान दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी तुलना जब करेंगे, क्योंकि जब इनके आधार समान है तो इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, इसका अर्थ ये हुआ कि घात जो है वो भी आपस में कैसी होगी, बराबर, यानी 9 जो है वो किसके बराबर होगा, 3x के। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, 3 का पक्षांतर कर दीजिए यानी 3, यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3। तो इस तरह के प्रश्न जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में हमें जरूर देखने को मिलते हैं, तो ऐसे आपको अभ्यास अधिक करने चाहिए। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी अपन इसी तरह से देखते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न दिया हुआ है, 7x भाग 7 और बराबर दिया हुआ है 7 यहाँ पर आधार तो समान दिए हुए हैं तो हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 7 क्योंकि बीच में भाग का निशान है तो घातों को क्या करना है, घटाना है। तो ये 7 है पहले x, इसमें से हमें घटाने कितने हैं, -3। इसको लिखने में ध्यान रखें, आप इस तरह से लिखें तो आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। ये कितने होगी, 7x, ये माइनस का माइनस से गुणा कर दिया +3 बराबर हो गई 7 ठीक है। अब वही काम तुलना कीजिए, x आधार दोनों जगह समान है, कितने हैं दोनों जगह 7, तो इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि इनकी घातें जो है वो भी कैसे होगी, दोनों बराबर होगी, यानी x + 3 जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के। तो x की वैल्यू बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगी, इस 3 का पक्षांतर कर दीजिए -3 और ये हो गई x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो केवल ये प्रश्न जो दिखते हैं अपन को दिखते कठिन है लेकिन बहुत ही सरल होते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसको करने में हमें थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें क्या है कि प्रश्न तो वैसे सिंपल है लेकिन उसमें आधार जो दिए हुए हैं वो सब अलग अलग दिए हुए हैं, तो वहां पर हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करके, क्या इसको डायरेक्ट होगा कि देखिए प्रश्न जो दिया हुआ है इसका तीसरा वो ये दिया हुआ है 4 2x + 1 और भाग का निशान दिया हुआ है 16 और आगे लिखे हुए हैं 64। अब यहाँ पर समस्या ये है क्योंकि यहाँ आधार तो केवल एक ही जगह दिया हुआ है, यहाँ तो ये संख्या दी हुई है, क्या आप इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें या 4 के आधार में लिखें। तो प्रश्नों को हल करना, तो यहाँ पर इसने जो 4 का जो आधार दिया है तो हम ये जो संख्या है दोनों को किसके आधार में बदलेंगे, 4 के आधार में। सबसे पहले 16 को हम 4 के आधार में बदलेंगे, तो 4 का भाग दे दीजिए, कितने 4 का भाग 16 में कितनी बार, 4 बार, वापिस 4 का 4 में 1 बार। तो पहले इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, 4 की घात कितनी हो गई है, 2x + 1 और भाग 16 का मतलब कितना हो गया, 4 की घात 2 और 64 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 64, 4 का भाग दे दिया कितनी बार, 16 बार, वापिस 4 का भाग 4 बार, वापिस 4 का भाग 1 बार, यानी ये हो जाएगी कितनी, 4 की घात 3। ठीक है, इनको बदलने के बाद तो फिर ये बिल्कुल उसी के जैसा प्रश्न है जैसा हमने अभी दूसरा प्रश्न किया था। क्या करना है, भाग में है तो हम घातों को घटा देंगे, 4 की घात 2x + 1 में से हमें क्या करना है, -2 कर दें, बराबर क्या हो जाएगा, 4 की घात 3। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको थोड़ा हल करें, ये तो कितना हो गया, 4 की घात 2x प्लस का 1 है माइनस के 2 है तो कितना बच गया, -1 बराबर हो गया 4 की घात 3। ठीक है, अब वही आधार समान है, इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी घातें जो है वो भी कैसे होगी, समान, यानी 2x - 1 किसके बराबर होगा, 3 के। ठीक है, अब इसको हम हल कर देते हैं, वही पक्षांतर करके 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और -1 का हो जाएगा +1, यानी 2x बराबर हो गया कितने, 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 2। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, अब इस प्रश्न को करने में मुझे एक चीज़ जो याद आई वो शायद हो सकता है कि कुछ साथी ऐसे ही हो जिनको ये शायद पक्षांतर करना नहीं आता हो पूरी अच्छी तरह से, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए देखिए नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे बिल्कुल आपका चैप्टर है वो भी यही है, बीजगणित के आधार पर है, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल आधारभूत जो शुरुआत है वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, उसमें पक्षांतर करने भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पक्षांतर करते हैं, किस तरह से x की वैल्यू या अचर पद की वैल्यू ज्ञात की जाती है, तो कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंतिम जो प्रश्न है उसको भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इसका जो अंतिम प्रश्न दिया हुआ उसमें हमें मान ज्ञात कीजिए ये लिखा हुआ है,
और बहुत बड़ी बड़ी संख्या इनमें दी हुई है, गुणा में दी हुई है और भाग में भी दी हुई है। अब ऐसे प्रश्न को हल करने में हमें क्या ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। सबसे पहले जो है इनके क्या करना पड़ेंगे, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने और उनको हम घात रूप में बदलेंगे, ठीक है। और घात रूप में बदलने के बाद तो फिर वही सामान्य प्रक्रिया है, जो घाते अगर गुणा में हो और समान आधार हो तो उनको आप जोड़ देना, और अगर भाग में हो तो उनको हम घटा के इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से प्रश्न हो सकते हैं। चलिए, आपको अगर लगता है कठिन है तो एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ और एक आप खुद अभ्यास करें। इनके अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पहले ही लिख दिए हैं, ताकि हमारा वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा बन गया है तो हम इसको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। तो पहले जो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3125 जो है इसको हम घात रूप में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 की घात 1 2 3 4 और 5, तो ये तो हो जाएगी 5 की घात 5 गुणा ये 1296 है, तो इसके घात में बदलेंगे। देखो 2 की घात कितनी है, 1 2 3 और 4, 2 की घात तो बनी है 4 और 3 की घात बनी है 4, ठीक है। तो ये तो इनके अब 6561 है, इसके हम घात में बदलो कितने हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गई 3 की घात 8। और 1875 जो है इसको हम घात में बदल देते हैं, 3 की घात तो 1 और 5 की घात 1 2 3 और 4। यानी कहने का तात्पर्य, कोई भी संख्या हो जब घात में नहीं दी हुई है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उनको अभाज्य घातांक के रूप में लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, वही समान आधार अगर दिखता है तो उसको जोड़ दीजिए, कहीं ऊपर तो नहीं दिख रहा, नीचे मुझे जरूर दिख रहे हैं। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी 3 की घात 9। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 की घात तो केवल ऊपर ही है, तो ये तो 2 की घात 4 तो ऐसे ही रह जाएगी। अब देखिए 3 की घात कितनी होगी, 3 की घात ऊपर तो है 4 और नीचे कितनी है, 3 की घात 9। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ही घटा दीजिए। 3 की घात जो है 9 में से कितने हैं, 4 घटा दीजिए। और 5 की घात कितनी है ऊपर, 5 में से 5 की घात 4 घटा दीजिए, 5 की घात बच गई 1, ठीक है। तो यहाँ सीधे बोले घटा के लिख दिए, 9 में से 4 गए कितने, 3 की घात 5। तो ये इसका बहुत ही जल्दी आंसर आ सकते हैं। और इसको अगर विस्तार रूप देकर पूछे तो 2 की घात 4 का अर्थ कितना हो जाएगा, 16, 5 की घात 1 का मतलब 5 और 3 की घात 5 का जो मतलब है, तो 3 को अगर 5 बार हम गुणा कर दें तो ये 3 की घात 5 1 2 3 4 और 5 कितना आ जाएगा, 243। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ 16 का 5 से गुणा कर दो, 16 पंजे 80 बट्टा 243। तो ये इसका आंसर। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें जैसे जो प्रश्न आते हैं उनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इनकी घातें क्या क्या बन रही है। फिर इनको आधार और घात में लिख दीजिए। फिर वही जो हमेशा करते हैं, जो गुणा में अगर घाते हैं तो उनको जोड़ दीजिए, अगर भाग में है तो उन्हें घटा दीजिए, और अगर मान लो कहीं पर अगर माइनस में घात आ रही है तो उसको हम प्लस में बदल के आंसर ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, साथ ही दूसरे जो साथी हैं उनके साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।